अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट पढ़ाते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हम आप लोगों को लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक और इसमें हमारे पास जो उसके फंक्शन है, रिस्पायरेटरी फंक्शन जितने भी हैं, वो हम एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को आज इसके वीडियोस में हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो लोअर रिस्पायरेटरी में हमारे पास पहले आता है ट्रीकिया। द ट्रीकिया आर विंड पैप इज अ रिजिड ट्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर वाइड लाइंग एंटीरियरली टू द एसोफेगस। तो इसकी लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर और इसकी हमारे पास वेट जो है वो 2.5 सेंटीमीटर। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। और ये एसोफेगस के एंटीरियर पे पाया जाता है। इसमें हमारे पास 20 सी शेप्ड रिंग्स होते हैं जो कि बैक साइड की तरफ ओपन होते हैं। ये 20 हमारे पास सी शेप रिंग्स हैं और ये एमसीक्यूज के लिए आप इनको याद रख ले कि 20 सी शेप रिंग्स हमारे पास कहाँ पे होते हैं, जो कि हाइलिन कार्टिलेज से बने होते हैं, वो हमारे पास होते हैं ट्रीकिया में। और ये बैक साइड की तरफ ओपन है। तो इसका फंक्शन ये है कि एसोफेगस जब आप खाना खाते हैं तो जो आपके पास एसोफेगस है वो उसको जो है वो उसका साइज अगर ज़्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसका साइज जो है वो खाने के दौरान चूंकि ज़्यादा होता है तो उस वजह से ये बैक साइड की तरफ ओपन है ताकि एसोफेगस को स्पेस मिल सके। इसके बाद हमारे पास जो है फिर ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल ट्री। फिफ्थ At the level of fifth thoracic vertebra, the trachea divide into a right primary bronchus and left primary bronchus। कि हमारे पास फिफ्थ thoracic vertebra के लोकेशन पे हमारे पास ये ट्री का जो है ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं, राइट प्राइमरी ब्रांकस, लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकस। राइट प्राइमरी ब्रांकस आपके पास राइट लंग्स की तरफ जाते हैं, लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकस लेफ्ट लंग्स की तरफ जाता है। द राइट प्राइमरी ब्रांकस इज मोर वर्टिकल, शॉर्टर एंड वाइडर देन लेफ्ट। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख ले कि राइट ब्रांकस जो होगा वो वर्टिकल होगा, शॉर्टर होगा और वाइडर होगा लेफ्ट से। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास लंग्स होते हैं, तो उस हार्ट होता है, सॉरी लेफ्ट साइड पे हमारे पास हार्ट्स होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बना दूं कि ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे हार्ट हो गया। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो हमारे पास लंग्स होते हैं तो वो लेफ्ट साइड का जो लंग्स हमारे पास है वो क्या है कि वो दो पार्ट्स में हमारे पास हैं, उसके दो पार्ट्स हैं। और राइट साइड का जो हमारे पास लंग्स होता है तो उसका क्या होता है कि वो हमारे पास 3 पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। राइट साइड का जो लंग, लेफ्ट साइड का वो 2 पार्ट में। तो उस वजह से कि लेफ्ट साइड पे आपके पास हार्ट से, तो हार्ट की वजह से आपकी वो जो लंग वो थोड़ी नीचे होती है। तो ये राइट साइड का जो ब्रांकस होगा वो वर्टिकल होगा और शॉर्टर और वाइडर होगा। और इसी वजह से क्या होता है आपके पास या लिखा हुआ है कि एज अ रिजल्ट एन एस्पायरेटेड ऑब्जेक्ट इज मोर लाइकली टू इंटर एंड लॉज इन द राइट प्राइमरी ब्रांकस देन द लेफ्ट। इस वजह से हमारे पास एस्पिरेशन वगैरह चीज़ें जो है वो राइट साइड पे ज़्यादा होती है। रीजन यही है कि वो शॉर्टर भी है, वाइडर भी है और वर्टिकल है। लाइक द ट्री का द प्राइमरी ब्रोंकाई कंटेन इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज एंड आर लाइंड बाय सिलिएटेड सोडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम। जिस तरह ट्रीकिया में हमारे पास कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह ब्रोंकाई में भी हमारे पास कार्टिलेजिनियस रिंग्स होते हैं जो कि इंटरनल की तरफ सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलोनार एपिथेलियम। ये हमारे पास क्या है, ये एपिथेलियम के पार्ट जो कि ऑलरेडी हम फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं और एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट में हम ऑलरेडी अपलोड भी कर चुके हैं। तो ये हमारे पास ट्रीकिया में ब्रोंकाई में वही रिंग होते हैं जो ट्रीका में होते हैं। द पॉइंट वेयर द ट्रीका डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई इज कॉल्ड कार्निया। एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि वो पार्ट जहां पे हमारे पास ट्रीकिया राइट और लेफ्ट साइड ब्रोंकाई में डिवाइड होती है उस पॉइंट को कहते हैं कार्निया। द मसल मेम्ब्रेन ऑफ कार्निया इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ लैरिंक्स एंड ट्रीका फॉर ट्रिगरिंग कफ रिफ्लेक्स। तो कफ रिफ्लेक्स के लिए हमारे पास वेरी सेंसिटिव पोर्शन जो है वो कार्निया केराइना है, सॉरी कार्निया नहीं केराइना, केराइना। तो केराइना हमारे पास जो है ये कफ रिफ्लेक्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव
पोर्शन है। ऑन एंटरिंग द लंग द प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड टू फॉर्म स्मॉलर ब्रोंकाई कॉल्ड सेकेंडरी ब्रोंकाई। ईच लोब इन द लंग रिसीव द सेकेंडरी लोबुलर ब्रोंकस। तो हमारे पास लंग्स जो है वो 3 लोब्स पे, लेफ्ट लंग्स वो 2 लोब्स पे मुश्तमिल होते हैं, राइट लंग्स 3 लोब पे, और हमारे पास जो ब्रोंकाई है वो नीचे डिवाइड होके सेकेंड ब्रांच में जो डिवाइड होता है उसको कहते हैं कि सेकेंडरी ब्रोंकाई। और हर लोब हमारे पास एक ब्रोंकाई उसमें इंटर होती है। तो राइट साइड पे कितने ब्रोंकाई? 3 ब्रोंकाई हमारे पास इंटर होंगे सेकेंडरी, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो इंटर होंगे। द सेकेंडरी ब्रोंकाई कंट्रीब्यूट टू ब्रांचेस फॉर्मिंग स्टिल स्मॉलर ब्रोंकाई कॉल्ड टर्शियरी सेगमेंटल ब्रोंकाई। और वहां पे भी ये स्टॉप नहीं होते, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है ये किसमें, ये हमारे पास अब ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है और टर्शियरी ब्रोंकाई बनाते हैं। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास जो है ये प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई पे हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई बन गई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई से हमारे पास भी ये जो है बाकी ब्रांचेस बन गए। तो इस फिगर से जो है आपको क्लियर नज़र आ सकता है। These bronchi further divide into bronchioles। उसके बाद ये ब्रोंकियोल में डिवाइड हो जाते हैं जो कि 1 मिलीमीटर और लेस इन डायमीटर होते हैं हमारे पास। सही है। द पोर्शन ऑफ लंग वेंटिलेटेड बाय 1 ब्रोंकियोल इज कॉल्ड पल्मोनरी लोब्यूल। एमसीक्यूज ये आपका बन गया, ये एमसीक्यूज। पल्मोनरी लोब्यूल किसे कहते हैं? कि आपके लंग्स का वो पार्ट जो कि एक ब्रोंकियोल की वजह से वेंटिलेट हो जाए तो उसे कहते हैं पल्मोनरी लोब्यूल। द ब्रोंकियोल फर्दर डिवाइड टू फॉर्म टर्मिनल ब्रोंकियोल। द एक्सटेंसिव branches from the tree का resemble an inverted tree and is commonly referred to as bronchial tree। ये हमारे पास inverted tree के फॉर्म में होते हैं और इसे bronchial tree भी कहते हैं। MCQs के लिए आप याद रख लें और मिड एग्जाम के लिए अक्सर टीचर जो होते हैं वो मिड एग्जाम में ये MCQs लाते हैं कि आप bronchial tree को लिख लें। तो bronchial tree में क्या है कि उसमें हमारे पास पहले क्या होते हैं, उसमें हमारे पास पहले आता है ट्री क्या, फिर ट्री के आते हैं, उसके बाद फिर क्या होते हैं, उसके बाद फिर वो ट्री क्या डिवाइड हो जाता है किसमें? प्राइमरी ब्रोंकाई में। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई हमारे पास क्या होता है कि वो यहां पे हम लंग्स बना लेते हैं कि प्राइमरी ब्रोंकाई जो हमारे पास होता है वो किसमें, वो हमारे पास डिवाइड हो जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर हमारे पास टर्शियरी ब्रोंकाई में, और फिर टर्शियरी ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल। तो ये हमारे पास जो है रिस्पायरेटरी ट्री है। ये सीक्वेंस आप लोगों को याद होना चाहिए। एमसीक्यूज में अक्सर आता है कि विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकियल ट्री। तो आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि ट्रीका के बाद ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी के बाद ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल और रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स। ये हमारे पास फिगर है जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। द लैरिंक्स ट्रीका एंड ब्रोंकियल ट्री आर लाइंड मोस्टली बाय सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम व्हिच फंक्शन आर म्यूकोसिलरी ऑसिलेटर। That is the mucus trap that inhaled particle and then the ciliary beating dries the mucus up to the pharynx where it either swell or spit out। तो क्या होते हैं कि ट्री का ब्रोंकाई लैरिंक्स ट्रीकिया और ब्रोंकियल ट्री में हमारे पास इंटरनल की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो क्या होते हैं कि जो हमारे पास जो आपके पास ईयर में कोई भी प्रॉब्लम अगर हो, जम्स वगैरह हो, तो ये उसको ट्रैप करके वो म्यूकस के ज़रिए वो आपके पास ऊपर आ जाता है। इसको या इधर आप सवाल कर लेते हैं या उसको आप स्पिट आउट कर लेते हैं। रिस्पायरेटरी यूनिट्स में हमारे पास कौन से आते हैं? रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोरल डक्ट्स, एल्वियोरल सैक्स, एंट्रम एंड एल्वियोलाई। तो ये हमारे पास रिस्पायरेटरी यूनिट में ये पार्ट्स होते हैं। अभी एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं, तो ये आप याद रख लें। लंग्स, ईच लंग इज समवट कॉनिकल शेप ऑर्गन विद अ ब्रॉड कनकेव बेस resting on the diaphragm and a blunt peak called apex face upward to clavicle। तो इसका जो हमारे पास कनकेव शेप होते हैं, कनकेव शेप इसे कहते हैं कि ये हमारे पास लंग्स
लंग्स इस शक्ल में होते हैं। तो ये जो कनकेव इसका बेस है, ये आपके पास लंग्स किस पे होते हैं, डायफ्राम पे होते हैं, और ऊपर का हिस्सा जो है वो क्लेविकल की तरफ होता है। द ब्रॉड कोस्टल सरफेस इज प्रेस्ड अगेंस्ट द रिब केज एंड द स्मॉलर कनकेव मेडिस्टल। अच्छा, इसका जो हमारे पास कोस्टल सरफेस है वो रिब केज की तरफ होता है, और इसका जो कनकेव स्मॉलर कनकेव सरफेस जो है वो हमारे पास मेडिस्टिनल सरफेस जो इंटरनल की तरफ फेस करता है, मिडल की तरफ, ये मेडिस्टिनल सरफेस जिसे कहते हैं। द लंग रिसीव द ब्रांकस ब्लड वेसल एंड नर्व्स थ्रू द इट्स हाइलम अ स्लिट इनटू अ मेडिस्टिनल सरफेस। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये हमारे पास जो है इसमें जितने भी वेन्स और जितने भी हमारे पास ब्लड वगैरह आता है वो यहाँ पे हाइलस के ज़रिए आते हैं। यहाँ पे हमारे पास होल्स होते हैं, उसे हाइलस कहते हैं। तो इसके ज़रिए आपके पास एंट्री होती है किस चीज़ की, आपके पास ब्लड्स एटसेट्रा की एंट्री होती है। द लेफ्ट लंग इज अ लिटल स्मॉलर देन द राइट बिकॉज हार्ट टिल्टिंग टू द लेफ्ट गिविंग इंडेंटेशन टू द लंग्स कॉल्ड कार्डियक इंप्रेशन और कार्डियक नोच। ये डिफिनेशन आप याद रख ले। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास लेफ्ट लंग जो है वो साइज में कम होती है। उसका रीज़न ये कि उसके ऊपर हार्ट आया हुआ होता है, वो उसकी वजह से वो जो है लंग्स जो है उसके इंडेंटेशन हो चुकी होती है, उसका साइज जो है वो कम होता है। और ये किस वजह से होता है, ये हार्ट की वजह से होते हैं, और इसको कहते हैं कार्डियक नोच या कार्डियक इंप्रेशन। तो अगर इसका डिफिनीशन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि कार्डियक नोच किसे कहते हैं। द लेफ्ट लंग हैज टू लोब्यूल्स आर एज अ सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब विद अ डीप फिशर बिटवीन देम कॉल्ड ओब्लिक फिशर। ये जो लेफ्ट लंग्स हमारे पास होती है वो इस शक्ल में होती है। लेफ्ट लंग्स जो हमारे पास होती हैं वो इस शक्ल में होती है, उसमें एक फिशर्स होता है ओब्लिक। और जो हमारे पास राइट लंग होती है तो वो किस तरह होती है, राइट लंग्स हमारे पास जो है वो इस तरह की होती है, वो इंतहाई बड़ी होती है इससे। और उसमें कौन से, उसमें हमारे पास एक इस तरह फीचर होते हैं और एक इस तरह फीचर होते हैं। खैर वो आप फिर जो है एक्सप्लेन यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास जो है ये कौन सी, ये हमारे पास लेफ्ट लंग है। तो इसमें कौन सी, इसमें दो पार्ट्स हो गए। ये लेफ्ट लंग जो है ये हमारे पास फीचर हो गया, तो ये पार्ट एक। जो हमारे पास राइट लंग्स जो है उसमें कौन से, उसमें ये एक पार्ट हो गया, दूसरा ये पार्ट हो गया, तीसरा ये पार्ट हो गया। तो इसके तीन पार्ट हो गए, और लेफ्ट लंग के हमारे पास दो पार्ट्स फिर बनते हैं। सही है। इसके बाद एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हमारे पास पल्मोनरी सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है वो है एल्वियोलाई। एन एल्वियोलस और प्लूरल एल्वियोलाई इज अ पाउच अबाउट 0.2 to 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर। इट इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये हमारे पास डायमीटर इसकी 0.2 से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक इसकी डायमीटर होती है, और इसके इंटरनली हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं। एन एल्वियोलर सैक कंसिस्ट ऑफ 2 or more alveoli that share a common opening। एल्वियोलर सेक्स हमारे पास क्या होते हैं कि उसमें 2 या 3 एल्वियोलाई एक साथ जमा होते हैं, और उन 2 या 3 एल्वियोलाई का जो ओपनिंग होती है वो सिंपल एक होती है, कॉमन। द सरफेस एरिया ऑफ एल्वियोलाई इज अबाउट 70 मीटर स्क्वायर। एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। द वॉल ऑफ एल्वियोलाई कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप। हमारे पास 2 टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल होते हैं एल्वियोलाई के वॉल में। टाइप 1 एल्वियोलर सेल विच आर न्यूमरस एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर, दे आर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। गैसेस एक्सचेंज अकर। एक हमारे पास टाइप 1 एल्वियोलर सेल है जिसके जरिए क्या होता है कि हमारे पास गैसेस एक्सचेंज होता है जो कि बारीक सा पर्दा टाइप होता है। टाइप 2 में हमारे पास क्या है कि इसे सेप्टल सेल भी कहते हैं। दे आर राउंडेड क्यूबॉइडल सेल विच आर फ्यूअर इन नंबर एंड फाउंड बिटवीन टाइप 1। ये टाइप 1 सेल के बिटवीन में होते हैं, ये नंबर में तादाद में कम होते हैं, और ये एल्वियोलर फ्लूइड सेक्रेट करते हैं जिसे कहते हैं सर्फेक्टेंस। और सर्फेक्टेंस वो केमिकल है जो हमारे पास मिक्सचर ऑफ फास्फोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन। एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि ये सर्फेक्टेंस की हमारे पास केमिकल कंपोजिशन है कि फास्फोलिपिड होगा और लिपोप्रोटीन उसमें होंगी। और सर्फेक्टेंस का फंक्शन क्या होता है कि ये आपके पास लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं।
उसके सरफेस टेंशन को कम करते हैं। तो एमसीक्यूज में ये आता है कि टाइप 2 एल्वियोलर सेल इसे सेक्रेट करते हैं। इसका फंक्शन सरफेस टेंशन से आपके लंग्स को बचाना, कोलैप्स होने से बचाना। एसोसिएटेड विद द एल्वियोलर वाल आर एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, दे आर फेगोसाइट विच रिमूव फाइन डस्ट पार्टिकल एंड अदर डेब्रिस एंड पैथोजन फ्रॉम द एल्वियोलर सरफेस। एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी फॉर गैसेस एक्सचेंज। एल्वियोलाई के इर्द गिर्द हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज करते हैं। यहाँ से आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि ये जो ब्लड कैपिलरी जितने भी ये नजर आ रहे हैं हमारे पास, ये तो गैसेस एक्सचेंज भी इसके थ्रू हमारे पास होता है। अब प्लूरल मेम्ब्रेन, the lungs are enclosed and protected by two layer of serous membrane which are collectively called pleural membrane or pleura। लंग्स के इर्द गिर्द हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होते हैं जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लूरा भी कहते हैं। इसमें हमारे पास एक आउटर लेयर होता है जिसे पेराइटल मेम्ब्रेन कहते हैं, दीवार और लोअर जो होते हैं उसे इंटरनल की तरफ उसे विजरल होते हैं। आउटर जो है वो बाहर की तरफ से होता है, विजरल जो है वो अंदर की तरफ से होता है। इसे आप जो है एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि पेराइटल मेम्ब्रेन क्या है, ये हमारे पास आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है। तो बिटवीन द विजरल एंड पेराइटल मेम्ब्रेन इज अ स्मॉल स्पेस कॉल्ड प्लूरल कैविटी। द प्लूरल कैविटी कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सेक्रेटेड बाय सीरस मेम्ब्रेन। जो हमारे पास सीरस मेम्ब्रेन होते हैं वो फ्लूइड रिलीज करते हैं। वो फ्लूइड हमारे पास प्लूरल कैविटी के दरमियान में होता है। उनका फंक्शन ये है कि आपको लंग्स से कोई भी अगर उस पर जोर वगैरह पड़ता है तो ये आपके लंग्स को जो है बचाते हैं। द प्लूरल फ्लूइड रिड्यूस द फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अगर कोई शख्स गिरता है या आप किसी शख्स के चेस्ट पे कोई थप्पड़ या प्रेशर वगैरह पड़ता है तो क्या होता है, तो तब भी आपके लंग्स जो है वो बचे रहते हैं एक खास हद तक। तो वो किस वजह से, वो इस प्लूरल मेम्ब्रेन की वजह से। और ब्रीथिंग के दौरान आपके लंग्स एक्सपेंड और कंट्रैक्ट होते हैं, फैलते और सिकुड़ते हैं। तो उस दौरान भी हमारे पास जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस कम करता है कौन, ये प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल फ्लूइड जो हमारे पास है। अब रिस्पायरेटरी हमारे पास मसल्स, एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, हर साल इस स्लाइड से एमसीक्यूज आता है कि एक हमारे पास मसल्स ऑफ इनहेलेशन है, मसल्स ऑफ एक्सहेलेशन। मसल ऑफ इनहेलेशन में डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकास्टल, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड और स्क्लेंस। तो ये हमारे पास जो मसल्स हैं ये ऑलरेडी मस्कुलर यूनिट में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड कौन सा मसल होता है। डायफ्राम आपको पता है मस्कुलर मसल से जो कि एयर में ब्रीथिंग में हमें हेल्प देता है। तो डायफ्राम ब्रीथिंग में हेल्प किस तरह देता है ये आगे स्लाइड में फिर आपको हम बताते हैं। मसल ऑफ एक्सहेलेशन जो है वो इंटरनल इंटरकास्टल। अच्छा, एमसीक्यूज में यहाँ पे जो है इसमें एक क्रिटिकल बात ये देख लें कि देखो एक्सटर्नल इंटरकास्टल जो है वो हमारे पास इनहेलेशन में है, लेकिन इंटरनल इंटरकास्टल जो है हमारे पास एक्सहेलेशन में। तो ये आप इसको एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि मसल ऑफ एक्सहेलेशन में इंटरनल इंटरकास्टल, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड रेक्टस एब्डोमिनस, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिस्पिरेटरी मसल्स ऑफ एक्सहेलेशन हैं। अब वहां पे जो हमने स्केलन मसल जो हमने पढ़ा तो वो कौन से, वो हमारे पास 3 पेयर ऑफ मसल है ट्रायंगुलर फॉर्म में, और वो नेक के फ्लेक्शन वगैरह में भी काम करते हैं और हमारे इनहेलेशन में भी हमें हेल्प आउट करते हैं। हम आ जाते हैं डायफ्राम में। तो डायफ्राम हमारे पास इनहेलेशन मसल है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है कि हमारे पास एब्डामन और चेस्ट को सेपरेट करता है डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं एयर इन हो जाता है तो डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। तो जो वो कंट्रैक्ट होता है ऊपर की तरफ आ जाता है, आपकी चेस्ट में कैविटी सी बन जाती है। जब चेस्ट में कैविटी बनती है तो उसमें प्रेशर कम हो जाता है, बाहर चूंकि प्रेशर ज़्यादा होता है तो एयर आपके बॉडी के अंदर आ जाता है। जब एक्सहेलेशन होते हैं तो डायफ्राम जो है वो वापस रिलैक्स हो जाता है, तो वैसे कैविटी आपका चेस्ट जो है वो बैक साइड की तरफ वापस चला जाता है, कैविटी जो है वो कम हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है और आपके पास जो है एक्सहेलेशन में आपके पास जो है इंटरनल प्रेशर आपके पास जो है डेवलप हो जाता है, बाहर के प्रेशर से ज़्यादा होते हैं तो वो एयर आपके पास बाहर आ जाती है। एक बार फिर सुन लें कि जब हम एयर लेते हैं
तो हम क्या करते हैं, हम चेस्ट ऊपर की तरफ आ जाता है, चेस्ट कैविटी बन जाती है, इनर प्रेशर कम हो जाता है, बाहर चूंकि प्रेशर ज़्यादा है तो एयर अंदर की तरफ जाती है। और जब हम एयर को बाहर की तरफ लेकर आते हैं तो डायफ्राम नीचे चला जाता है, रिलैक्स हो जाता है और चेस्ट जो है वो पीछे चली जाती है, चेस्ट कैविटी कम हो जाती है, चेस्ट इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बाहर की तरफ फेंक देता है वो। और डायफ्राम में हमारे पास कौन से फेरेनिक नर्व C3, C4 और C5 होते हैं, ये फिर MCQs के लिए आप याद रख लें। अब इसके बाद हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि क्या होते हैं कि जब हम ब्रीथिंग लेते हैं तो डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है चेस्ट कैविटी, और चेस्ट कैविटी में फिर हमारे पास क्या होता है कि प्रेशर डेवलप हो जाता है, सही है। एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, ये हमारे पास जो है उसका मैकेनिज्म जो आज मैं को बता चुका हूँ। अब डायफ्राम के फंक्शन कौन से है कि ये इंस्पायरेशन में काम करता है, सही बात है, क्योंकि ये जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये चेस्ट कैविटी क्रिएट करता है। ये एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग में हमारे पास जब हम कोई वजनी चीज़ हम उठाते हैं तो डायफ्राम हमारे एब्डोमेन को स्ट्रेन, हमारे एब्डोमेन जो है उसमें स्ट्रेन जो आते हैं, कटाव वगैरह जाते हैं, उससे बचाता है। वेट लिफ्टिंग में हमें हेल्प आउट करता है। और थोड़ा एब्डोमिनल पंप कि जब हमारे पास एब्डोमेन रिलैक्स और कंट्रैक्ट होता है तो इस दौरान क्या होता है, हमारे पास हार्ट की तरफ इंफीरियर वेना केवा से हमारे पास हार्ट की तरफ ब्लड आता है, तो इसे थोरेस को एब्डोमिनल पंप भी कहते हैं कि एब्डोमेन और इसके नीचे वाले हिस्से से इसने ब्लड के पंप करना हार्ट में थ्रू इंफीरियर वेना केवा, इसमें भी ये हमारे पास जो है फंक्शन डायफ्राम का है। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम पे हमारे पास नर्वस कंट्रोल कौन सा है। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें न्यूरॉन होते हैं, जो आपको पता है हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट सेंटर होते हैं। इसमें जो रिस्पायरेटरी सेंटर होते हैं तो वहां से हमारे पास क्या होता है कि रिस्पायरेशन इज कंट्रोल्ड बाय रिस्पायरेटरी सेंटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिस्पायरेटरी मसल कंट्रैक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ नर्व इंपल्स ट्रांसमिटेड। देखो हमारे पास नर्वस सिस्टम में एक रिस्पायरेटरी सेंटर होता है, वहां से हमारे पास मैसेज आ जाते हैं न्यूरॉन नर्व्स और नर्व्स शक्ल में, इंपल्स शक्ल में आ जाते हैं मसल्स पे, और रिस्पायरेटरी मसल फिर उस तरीके से हमारे पास एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन करता है। मेडुलर रिदमिसिटी एरिया, इट इज लोकेटेड इन द मेडुलर ओब्लांगेटा, इट कंट्रोल द बेसिक रिदम ऑफ रिस्पायरेशन। ये मेडुलर ओब्लांगेटा नर्व सिस्टम का एक हिस्सा है जिसका काम क्या है, रिदम ऑफ रिस्पायरेशन को कंट्रोल करना। देयर आर इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी एरिया। ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग इनहेलेशन लास्ट फॉर अबाउट 2 सेकेंड एंड एक्सहेलेशन लास्ट फॉर अबाउट 3 सेकेंड। एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि नॉर्मल ब्रीथिंग में हमारे पास इनहेलेशन 2 सेकेंड के लिए और एक्सहेलेशन 3 सेकेंड के लिए। इनहेलेशन हमारे पास एक्टिव होता है, हम सांस एक्टिवली लेते हैं, बाहर की तरफ जो है हमारे पास पैसिवली बाहर आ जाता है। नर्वस सिस्टम में हमारे पास इंस्पायरेटरी एरिया भी होता है, एक्सपायरेटरी एरिया भी होता है। अगर किसी पर्सन में नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उसमें इंस्पायरेटरी या एक्सपायरेटरी एरिया एक या दोनों भी हमारे पास जो है डैमेज हो सकते हैं। इंस्पायरेटरी एरिया सेंड इंपल्स टू एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल थ्रू इंटरकास्टल नर्व T1 से लेकर T11 तक जो हमारे पास इंटरकास्टल मसल, वहां तक हमारे पास नर्व सिस्टम से इंपल्स जाते हैं, और जो डायफ्राम में जाते हैं तो वो फ्रेनिक नर्व C3 से लेकर C5 जो हमारे पास फ्रेनिक नर्व है वो इंपल्स लेकर जाते हैं डायफ्राम तक और फिर वहां पे जो हमारे पास मसल सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हमारे पास होती हैं। इनहेलेशन एक्टिव होती है, एक्सहेलेशन पैसिव होती है, लेकिन कभी कभार हमारे पास एक्सहेलेशन भी एक्टिव होती है कि जो स्ट्रेनस एक्सरसाइज वगैरह होते हैं। The neuron of expiratory area remain inactive during quiet breathing। ये हमने ऑलरेडी बता दिया कि जो हमारे पास एक्सपायरेशन होगा वो पैसिव होगा, उस दौरान हमारे पास न्यूरॉन जो है वो कोई भी काम नहीं करेंगे। कब काम करते हैं, जब हमारे पास फोर्सफुल ब्रीथिंग होती है तो तब हमारे पास नर्व इंपल्स जो है वो एक्सपायरेटरी एरिया के लिए भी हमारे पास एक्टिव हो जाते हैं। न्यूमोटैक्सिक एरिया, अब ये नर्व सिस्टम का दूसरा एरिया है जो हमारे पास रिस्पायरेशन में काम करता है। इन द अपर पोन्स इट ट्रांसमिट्स इनहिबिटरी इंपल्स टू इंस्पायरेटरी एरिया टू टर्न ऑफ द इंस्पायरेटरी फेज बिफोर द लंग्स बिकम टू फुल ऑफ एयर। देखो
जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो एयर हमारे बॉडी के लंग्स के अंदर जाता है। तो जब हमारे पास हमारे लंग्स जो है वो फुल होने वाली होती हैं तो वहाँ पे हमारे हमारे ब्रेन में जो पोन्स एरिया है, पोन्स एरिया, वहाँ से न्यूमोटैक्सिक, जिसे न्यूमोटैक्सिक एरिया कहते हैं, वहाँ से इम्पल्स आ जाती हैं और इंस्पायरेशन आपके पास कंट्रोल हो जाता है। ब्रीथिंग रेट इज मोर रैपिड व्हेन द न्यूमोटैक्सिक एरिया इज मोर एक्टिव। और जब आपके पास न्यूमोटैक्सिक एरिया एक्टिव होगा आपके पास ब्रीथिंग रेट जो है वो इंतहाई ज़्यादा होगा। तो आप क्या है कि एमसीक्यूज के लिए अगर आपके पास आ जाते हैं कि हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट जो है वो कौन से नर्व सिस्टम पे डिपेंड करता है, तो वो न्यूमोटैक्सिक जो हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट उसको इफेक्ट करता है। इट मीन दैट इट शार्टर ड्यूरेशन, और ये हमारे पास इनहेलेशन के ड्यूरेशन को शार्टर करता है कि आपके पास जो है लंग्स हद से ज़्यादा फुल ना हो जाए। एपनेस्टिक एरिया इन द लोअर पोन्स ऑफ ब्रेन स्टेम, द एपनेस्टिक एरिया सेंड्स stimulatory impulse to inspiratory area that activate it and prolong inhalation। अब एपोनेस्टिक एरिया जो है वो न्यूमोटैक्सिक एरिया के उलट काम करता है, ये इनहेलेशन के ड्यूरेशन को इंक्रीज करता है। सही है। इट काज अ लॉन्ग एंड डीप इनहेलेशन, ये आपके पास लॉन्ग और डीप इनहेलेशन काज करता है। ऊपर न्यूमोटैक्सिक एरिया वो इनहेलेशन को शॉर्ट कर देता था, लेकिन ये उसके इनहेलेशन के ड्यूरेशन को लॉन्ग करता है। 10 न्यूमोटैक्सिक एंड एपनोटिक एरिया कोऑर्डिनेट द ट्रांजिशन बिटवीन, और ये हमारे पास एपनेस्टिक और जो न्यूमोटैक्सिक एरिया, ये दोनों जो हमारे पास हैं ये क्या, ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के जो है उसमें कोऑर्डिनेशन हमारे पास क्रिएट करते हैं। अब ये हमारे पास रिस्पायरेटरी वॉल्यूम है। सिर्फ इसको रीड आउट आप करें और एमसीक्यूज के लिए आप इसको रटा करें कि टाइडल वॉल्यूम हमारे पास कौन सा होता है। ये डिफिनीशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, फुल नर्सिंग में आपको इसके से जान नहीं छूटेगी। और पेपर में इस स्लाइड से एक एमसीक्यूज 100% श्योर इंशाल्लाह आएगा कि टाइडल वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मली इनहेल्ड और एक्सहेल्ड विद वन ब्रीथ, तो वो हमारे पास 50 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली इनहेल्ड, देखो जब आप नॉर्मल एयर ले लेते हैं तो आपके बॉडी में जो एयर आ जाते हैं, उसके बाद जो आप फोर्सफुली एयर लेते हैं तो वो हमारे पास फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। ये हमारे पास 3000 ml है। ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें इसका वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यूज हैं इसकी। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ एयर फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, वो 1200 ml। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमारे पास एक्सहेलेशन के बाद, एक्सपायरेशन के बाद जो हमारे पास लंग में एयर रहती है वो 1300 ml है, जो कि लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है। ये हमारे पास रिस्पायरेटरी कैपेसिटीज हैं। ये हमने एक और वीडियोस में जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक मैं इसके यूनिट के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के साथ शेयर कर लूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का हमारे पास यूनिट हुआ जिसके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसका थर्ड पार्ट जो है वो भी मैंने एक छोटे से 2 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।